अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, मूर्खता दिवस पर आप सबका अभिनंदन। मैं आपको मूर्ख नहीं बनाना चाहता, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज 1 अप्रैल है। आज से कई नियम बदल गए हैं, बैंकिंग के, टैक्सेशन सिस्टम के, रेलवे की टिकटिंग के और शेयर बाजार में और व्यापार धंधे में आज से इस अखाड़े के नियम बदल गए हैं। और ये झूठ नहीं, ये सही है, क्योंकि 1 अप्रैल से तमाम नए नियम इस देश में लागू हुए हैं, व्यवस्थाएं बदली हैं, वो आज से प्रभावी हैं। तो अगर कोई आपको व्हाट्सएप कर रहा हो तो आप बहुत समझदारी से काम लेना, क्योंकि आज से ये नए नियम लागू हैं और ये सच्चे हैं। तो आज डिबेट इसी बात पर। बहनों भाइयों, 1 अप्रैल आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। आज मैं कोई आपको, आज क्या, मैं वैसे तो कभी नहीं बात करता, आज स्पष्ट कर दूं कि आपको मूर्ख बनाने वाली कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आज 1 अप्रैल है। आज से भारत सरकार ने तमाम नियमों में फेरबदल किया है और कुछ नए नियम कानून आज से इम्प्लीमेंट होंगे। तो अगर आप धंधा कर रहे हो, व्यापार हो आपका, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो आपका, आप कहीं ट्रेवल करने वाले हो, बैंक से पैसे निकालने वाले हो, या शेयर मार्केट में आप कुछ इन्वेस्ट करने वाले हो, या रेलवे के टिकट की रिफंडिंग का विषय हो, बुक कराना है, कैंसिल कराना है, तो आज की डिबेट को आप बहुत ख़ास तौर पर और बड़े गौर से सुनिएगा। सबसे पहली बात यह है कि आज से इनकम टैक्स का नया कानून लागू। इनकम टैक्स एक्ट जो 1961 से चल रहा था, उसमें व्यापक, बड़ा और ज़बरदस्त परिवर्तन भारत की सरकार ने किया था। आपको याद होगा, संसद से पास होने के बाद आज 1 अप्रैल 2026 से इनकम टैक्स का नया कानून भारत के प्रत्येक नागरिक पर, हर टैक्स प्रदाता पर यह कानून लागू है। तो सबसे पहले नोट कर लीजिए कि इनकम टैक्स के नियम बदल गए हैं। तो नए नियम, जिसमें 500 से ज़्यादा सेक्शन हैं, उनको सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट और टैक्स पेयर समझ लें। बदलाव नंबर 1। बदलाव नंबर 2, अगर आप शेयर में, F&O में ट्रेडिंग करते हैं तो उसके टैक्सेशन के नियम भी बदल गए हैं। अब आपको ज़्यादा पैसे चुकाने हैं। अगर आप रेलवे का टिकट बुक करते हैं, पहले सुविधा थी कि 4 घंटे के भीतर अगर आप कैंसिलेशन करते हो ट्रेन के छूटने के, तो आपको पूरा पैसा रिफंड आएगा। अब वो 8 घंटे कर दिया गया है। इसमें भी बड़े बदलाव किए गए हैं। बैंकों में नियम बदले गए हैं। ये सब बातें आपको कोई चैनल वाला नहीं बताएगा, कोई मीडिया वाला ये आपको गाइड करने वाला नहीं है, वो आपको यही मिलेगी ये बात। बैंकों में कैश ट्रांजैक्शन, यूपीआई के इस्तेमाल के नियम बदले हैं और नियम शर्तों के साथ इसमें और भी चार्ज जोड़ दिए गए। वो कितना आप निकासी करते हैं, कितनी बार ट्रांजैक्शन करते हैं, ये इस बात से प्रमाणित हो जाएगा। तो इस नियम और शर्तों को अपने बैंक के साथ कंसल्ट कर लीजिए, ठीक। इसके साथ साथ व्यापार में कई तरीके भी बदले हैं। टैक्सेशन की पूरी प्रणाली बदल गई है और जेट फ्यूल भी 2 गुना कीमत का कर दिया गया है आज से। यानी जो जेट फ्यूल पहले 100 रुपए लीटर था, अब वो 200 रुपए लीटर होगा। तो 1-2 दिन के भीतर तैयार रहिए, हवाई जहाज की कीमतें आसमान पे होंगी। तो ये जो नियम बदले हैं, और सुन लीजिए, आप में से हर किसी का साबका टोल टैक्स से पड़ता होगा। आज से टोल टैक्स के भी दाम बढ़ गए हैं। दवाइयों की कीमत भी बढ़ा दी गई है। कुछ चीज़ें सस्ती भी हुई, जैसे कैंसर की दवाएं हैं, कुछ और चीज़ें हैं, वो सस्ती भी हुई हैं। लेकिन अधिकांश चीज़ों की कीमत बढ़ी है और कमर्शियल सिलेंडर के दाम तो बहुत ज़बरदस्त बढ़े हैं। तो ये जो आज से लागू हुआ बदलाव है, ये आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव लाएगा, आपके काम धंधे में, एक आम आदमी की ज़िंदगी में, एक ख़ास आदमी की ज़िंदगी में, एक व्यापारी के, एक स्ट्रीट वेंडर के, एक किसान, मजदूर, महिलाओं के, युवाओं की ज़िंदगी में क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है। ईरान युद्ध के बीच
ये देश अभूतपूर्व ऊर्जा संकट के दौर से गुजर रहा है। स्ट्रेट ऑफ हार्मूज बंद होने की वजह से गैस तेल की आपूर्ति लगभग बंद है। इमरजेंसी में आपके एक दो टैंकर निकल रहे हो तो निकल रहे हो, अदरवाइज ये पूरा का पूरा स्ट्रेट ऑफ हार्मूज क्लोज्ड है। उन्हीं देशों के गुजर रहे हैं जिनकी ईरान परमिशन दे रहा है। वो हमें कहता तो है कि हम दोस्त हैं, लेकिन अब तक 1 महीने से अधिक में हमारे 5 या 6 जहाज ही केवल निकल पाए। आज भी भारत के तकरीबन 20 जहाज फंसे हुए हैं महीने भर से। ऊर्जा की इस अभूतपूर्व किल्लत के बीच ये नए नियमों में बदलाव भारत के नागरिक के लिए कितना असुविधाजनक है, कितनी परेशानी वाला है, और इन परेशानियों के बीच ये नए नियम लोग किस तरह से अडॉप्ट करेंगे। वैसे अच्छी बात यह है कि 12 लाख रुपए की आमदनी बिना टैक्स के, वो भी आज से ही लागू है। तो ये अच्छी खबर है कि अगर आपकी आमदनी वार्षिक 12 लाख रुपए है तो आपको 1 रुपया भी इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। वो भी आज से लागू है। कुछ अच्छे बदलाव भी हुए हैं, लेकिन बहनों भाइयों, जब पैसे आ ना रहे हों, मार्केट की में जो इकोनॉमी है वो बहुत डायनेमिक ना हो, बहुत वर्सटाइल ना हो, और उस बीच अगर टैक्स लग जाए और नियम बदल जाएं, तकलीफ बढ़ जाती है। तो आप कुछ स्टेटमेंट सुनिए, फिर आज की डिबेट। सरकार जब कह रही है कि सब नियंत्रण में है, स्थिति अच्छी है, तो आखिरकार ये कमर्शियल एलपीजी के प्राइसेस क्यों बढ़ाए जा रहे हैं? और घरेलू गैस के भी प्राइसेस बढ़े हैं थोड़े दिन पहले, तो ये क्यों बढ़ाए जा रहे हैं? अगर सरकार कह रही है कि सब कुछ नियंत्रण में है, सरकार साफ साफ बात कहे लोगों से, क्योंकि लोगों को बहुत विश्वास है सरकार के ऊपर। महंगाई की बात करेंगे तो कोई जवाब नहीं है। अगर ये बात करेंगे कि भाई रोजगार क्यों नहीं बनाया 5 सालों में, कोई जवाब नहीं है। चाय के बगानों में जो वेतन है वो बढ़ाया क्यों नहीं, कोई जवाब नहीं है। कि हर जने को सिंडिकेट की टैक्स देनी पड़ रही है, हर चीज में माफिया, बालू में माफिया, खदान में माफिया, हर चीज में माफिया, तो कोई जवाब नहीं है। जब जवाब नहीं होता तभी ये ध्यान भटकाने वाली बातें होती हैं। ये तो बढ़ोतरी और घटोतरी भी होती रहती है परिस्थिति के अनुसार, लेकिन कमी नहीं होनी चाहिए। विपक्षी पार्टियां कह रही है विदेश नीति फेल है, इसी वजह से। नहीं, विपक्षी पार्टियां सत्ता वियोग में विचलित हैं, इसलिए इस प्रकार के बयान देते हैं। तो बहनों भाइयों, आज की इस परिचर्चा का सार ये है कि अपनी फाइनेंशियल स्ट्रेटजी बदल लीजिए। आज से नियम अखाड़े के बदल चुके हैं। रत्नाकर सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। प्रदीप कुमार भाटी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं पेशे से, वैसे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। प्रियंका गुप्ता उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता हैं। थोड़ी देर में सिद्धार्थ कलहंस बिजनेस स्टैंडर्ड के ब्यूरो चीफ, जाने माने पत्रकार हैं, हमें ज्वाइन करेंगे। और अमरनाथ मिश्रा मेरे साथ मौजूद हैं, लखनऊ व्यापार मंडल के अध्यक्ष। और प्रोफेसर MK अग्रवाल साहब, बहुत ही मशहूर जाने माने अर्थशास्त्री, हमारे साथ डिबेट का हिस्सा हैं। और वीरेंद्र सिंह जी हमारे नेशनल हेड। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद। तो भाई रत्नाकर सिंह जी, आज से आपने नियम बदल दिए, ऐसा क्यों किया आपने? देखिए ब्रजेश जी, नियम जो होते हैं समयानुसार और परिस्थिति के अनुसार जो है बदले जाते हैं, और समय समय पर उसका रिफॉर्म भी होता है, और रिफॉर्म के माध्यम से जनता को किस तरह से फायदा पहुंचाया जाए ये देने का काम करें। मैं मुख्य मुद्दे पे आ जाता हूं, जो महंगाई का मुद्दा है, जो चर्चा का विषय है आज। जो आरोप लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में महंगाई बढ़ गई। मैं स्पष्ट तौर से बता दूं ब्रजेश जी कि सरकार की नीतियों की वजह से यह महंगाई नहीं बढ़ी है। यह अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल के बढ़ती हुई दामों की वजह से और पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध की वजह से, यह विश्व का हर एक देश, कोई देश अछूता नहीं है, उसमें भारत देश भी एक है। हम भी उससे अछूते नहीं। लेकिन हमारी जो नीतियां रही हैं, जो प्रधानमंत्री जी ने जो नीतियां लागू किया है, उसकी वजह से अभी भी हम लोगों ने पेट्रोल और डीजल के दामों को नियंत्रण में रखा है। 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी में छूट देकर के तेल कंपनियों और जनता को तेल के दाम बढ़ने से रोका। ये हमारी जो है नीति ये फायदा आपने ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को दिया है, जनता को नहीं दिया है। मैं आपकी इस डिबेट में खुलेआम सराहना करने को तैयार हूं कि आप कह दीजिए कि 10 रुपया लीटर डीजल और पेट्रोल के दाम कम कर देंगे। देखिए ब्रजेश जी,
चूंकि मैं ऑयल कंपनी से बहुत नजदीक से ताल्लुकात रखता हूं, मैं आपको बता दूं कि अगर सब्सिडी के माध्यम, एक्साइज ड्यूटी के माध्यम से अगर 10 रुपए की छूट ऑयल कंपनीज को नहीं दी जाती तो निश्चित रूप से पेट्रोल और डीजल के दाम ऑयल कंपनीज बढ़ाती। लेकिन हमने उस बर्डन को कम करने के लिए इस तरह की एक्साइज ड्यूटी में छूट दिया है, और तमाम तरीके से सरकार जो है सब्सिडी के माध्यम से, ऑयल बॉन्ड के माध्यम से सरकारी कंपनियों को छूट देती है, जिससे कि तेल का जो है रेट वो सामान्य रहे। आपकी और नीतियों की घरेलू वजह से उपभोक्ताओं महंगाई बढ़ रही है, आम लोगों पे बर्डन बढ़ रहा है। ट्रेन का टिकट बुक कराओ, शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करो, कुछ भी शेयर खरीदो, आप ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स वसूल रहे हो भाई। आम आदमी को कितना निचोड़ोगे आप? देखिए ब्रजेश जी, प्रश्न थोड़ा सा मुझे समय भी दीजिएगा। देखिए, हमारी नीति हमेशा से स्पष्ट रही है कि हमने जो भी टैक्स रिफॉर्म किया है, चाहे जीएसटी रिफॉर्म किया है, उससे आम आदमी को इमीडिएट बेनिफिट मिलने का काम किया है। आपने देखा कि हमने जीएसटी 2.0 में किस तरह से 12% और 28% का टैक्स हटा करके, स्लैब हटा करके सभी आवश्यक वस्तुओं के का जो है टैक्स या तो 5% कर दिया गया या 0% कर दिया गया। लाइफ इंश्योरेंस हो, चाहे जनरल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस हो, सबके 0 कर दिए गए। तमाम खाने पीने की वस्तुओं में जो है वो 0 कर दिया गया। तो आखिर में सरकार जो है, भैया आम आदमी को सिर्फ 3 महीने फायदा हुआ था, 3 महीने के बाद रत्नाकर भाई सबने दाम बढ़ा दिए। अब सबने दाम बढ़ा दिए, अब वो भूल जाइए, घटी जीएसटी, घटी महंगाई, अब बढ़ गई। मैं पूरी बात कर लूं विजय जी। देखिए, अभी आप कंपैरेटिवली अगर देख लेंगे यूपीए के सरकार में और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में क्या फर्क आया है, आपको बता देना चाहता हूं। 30 सेकंड दीजिएगा, ज्यादा नहीं। यूपीए की सरकार में 2012-13 का अगर आंकड़ा लेकर देखेंगे ब्रजेश जी, तो महंगाई दर 12% थी, और हम बता रहे हैं हमारे 11 साल के कार्यकाल में औसतन महंगाई दर 4.97% रही है। और भी एक आपको बता दूं, हमारी जो नीतियां हैं, उन नीतियों की बदौलत 2025 में अगर महंगाई दर उठाकर देखेंगे तो पिछले 6 वर्ष के दौरान सबसे कम 2.1% जो है महंगाई दर रही है। तो यह सरकार की नीतियों की बदौलत है, आम जनता को राहत देने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका। मैं प्रदीप कुमार भाटी को आमंत्रित करता हूं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं और पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। भाटी जी, आपका स्वागत हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये तो कह रहे हैं कि कोई महंगाई ही नहीं बढ़ी, आप एक हफ्ते से शोर मचाए जा रहे हैं कि ये बदल गया, वो बदल गया, ये महंगा हो गया, वो महंगा हो गया। हमारे काबिल दोस्त बता रहे हैं कुछ महंगा ही नहीं हुआ। ये तो कह रहे हैं कि लोग बड़े खुश हैं, आप क्यों तकलीफ में हैं? धन्यवाद ब्रिजेश भाई और सभी को पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। देखिए, मैं आपकी बात से शुरू करता हूँ। सोशल मीडिया पे आज 2 चीज़ ट्रेंड कर रही थी, एक है महंगाई और दूसरी है अप्रैल फूल। पिछले 10 साल से कैसे भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को फूल बनाया है वो आप बखूबी जानते हैं, और यही हाल अभी इन्होंने पिछले कुछ समय से अब जो ये बात भी कर रहे हैं उसको अगर मिला लें सारी बातों को, कि इन्होंने कहा कि महंगाई तो 2012-13 में, कितनी चालाकी से इन्होंने कहा 12-13 में इतनी थी और हमारी औसतन इतनी थी। ये क्यों नहीं बताया कि इनकी औसत कितनी है और यूपीए की सरकार की औसत कितनी है। मैं इनको चैलेंज के साथ कहता हूँ, इनकी यूपीए की पहले यूपीए की सरकार में औसतन महंगाई इनके मुकाबले कम थी। तो इस तरह से आंकड़ों की बाजीगिरी जो इस तरह से करी जाती है उसमें भारतीय जनता पार्टी माहिर है। आप देखिए, आज का अगर उठा के देखें किस तरह से महंगाई बढ़ी है, चाहे वो ब्रेड हो, दूध हो, चप्पल हो, जूते हो, आपका टोल हो, बिजली बिल हो, ये सब चीजें महंगी हो गई हैं। अरे ग्रोसरी लेने जाओ, पहले 10,000 की ग्रोसरी लेने जाते थे, उनकी चप्पल 10 साल में आज करीब 15,000 रुपया चाहिए उतनी ग्रोसरी के लिए। आ गए। आम आदमी की जो हालत है, गरीब आदमी की जो हालत है, गृहिणी का आप अपना बजट खराब कर चुके हैं। ये जिस तरह से इन्होंने देश के अंदर महंगाई को ना ये संभाल पा रहे हैं, ना देश की इकोनॉमी को संभाल पा रहे हैं, उस तरह से बुरा हाल करके रखा है। लेकिन फिर भी 2-3 बातें जो बहुत ज़रूरी हैं बतानी, वो मैं कहना चाहता हूँ कि आप किसी तरह से भी, जैसे आपने कहा कि ये आपदा का समय है, आपदा का समय आपने क्यूमुलेटिव अगर आप देखें इन्फ्लेशन का रेट तो करीब करीब वो 2.25 गुना हुआ है। आप फूड इन्फ्लेशन देखें तो वो 2.5 से 3 गुना बढ़ा है।
तो ये महंगा, ऐसा तो है नहीं कि जिस तरह की खाड़ी देशों में युद्ध का समय पिछले 10 साल से चल रहा है, मैं तो पूरे 10 साल की इनकी लगभग सरकार जो हो चुकी है उसका ही आंकड़ा दे रहा हूं। तो अब ये कहना कि महंगाई बहुत कंट्रोल में की गई, तो हर चीज के दाम दुगने से तिगने कैसे हो गए? और ये खुद सरकार के आंकड़े ये हैं। महंगाई आपके इस लिए है, युद्ध से बीजेपी पहले वालों भी के लिए लगभग नहीं है ये सभी महंगाई। चीज में ओवरऑल इन्फ्लेशन, अगर महंगाई देखें, इन्फ्लेशन देखें, भाटी तो जी, पौने दो भाटी जी सवाल ले लें। लगभग पौने 2 गुना महंगाई बढ़ी भाटी है। जी, अगर सवाल ले महंगाई लें। इतनी बढ़ी, सवाल अगर महंगाई इतनी बढ़ी सवाल है, ले लें। तो फिर सरकार ये कैसे दावा करती है कि हमने कंट्रोल करके रखा? एक सवाल है आपसे, ये महंगाई आपके लिए बढ़ी है, रत्नाकर सिंह के लिए नहीं बढ़ी है। नहीं, बिल्कुल देखिए, जो आम आदमी है, जो गरीब आदमी है, उसकी जो आमदनी है वो तो लगभग घटी है, बढ़ी तो उसमें कुछ नहीं है, क्योंकि उस सारी इनपुट कॉस्ट, चाहे किसान के लिए हो, व्यापारी का जीएसटी, नोटबंदी से पहले ही बद से बदतर हाल हो चुका था। अब उसके बाद ये सरकार की नीतियां ऐसी रही हैं कि वो कहीं का नहीं रहा, छोटा व्यापारी के पास तो कुछ भी नहीं बचा है, और धीरे धीरे सारे छोटे उद्योग बंद होने के कागार पे, और बंद भी हो चुके हैं। कुछ सरकार के आंकड़े बताते हैं। थैंक यू भाटी जी। आप देखिए कि एक तरफ तो सरकार कह रही है कि सब कुछ नियंत्रण में है। भारत सरकार के थैंक यू दावा भाटी जी। था कि तेल और गैस की अब भरपूर मात्रा में अवेलेबिलिटी है, तो फिर क्या बात हुई कि कमर्शियल सिलेंडर पिछले 1 महीने के अंदर 3 बार बढ़ा दिया जाता है उसका रेट? खुद थैंक यू, सरकार धन्यवाद ही भाटी जी। अफरा-तफरी का माहौल क्रिएट भाटी कर जी, रही है। शुक्रिया आपका। और माहौल क्या थैंक यू। मैं कहूंगा काला बाजारी में भारतीय थैंक जनता यू। पार्टी के लोग मौजूद हैं। थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद सर। मैं प्रियंका गुप्ता जी को इस कार्यक्रम में इनवाइट करता हूं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता हैं। प्रियंका जी, आपका स्वागत। आज 1 अप्रैल है, वैसे मूर्ख बनाने का दिन है, लेकिन मैं डिबेट में वैसे किसी को मूर्ख बनाता नहीं, लेकिन मैं आपको सीधे सीधे बता देना चाहता हूं कि आप लोग अपनी अपनी प्लानिंग, और जनता भी अपनी अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कर ले। आज से अखाड़े के नियम बदल गए हैं, आप लोग तैयार हैं? देखिए, वास्तविकता ये है कि अप्रैल फूल तो आज से नहीं 2014 से बनाया जा रहा है, और हर दिन बनाया जा रहा है। और आप देखिए कि किस तरीके से अप्रैल फूल मनाया जाता है। एक तरफ कहा जा रहा है कि हमारे पास स्ट्रैटेजिक रिजर्व सारे मौजूद हैं, दूसरी तरफ क्या कह रहे हैं भाई धीरे धीरे 60 रुपये पहले बढ़ाया, फिर कॉमर्शियल पे 2000 पार करा दिया, फिर 2 बार बढ़ा चुके हैं कॉमर्शियल पे, फिर आज वो छोटा सिलेंडर आता है जो बच्चे स्कूल कॉलेज वाले भरवाते हैं, उस पर भी 51 रुपये बढ़ा दिया। अरे भाई, करना क्या चाहते हैं आप? सब कुछ आपके पास है, आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं और अपनी जनता को मार रहे हैं। हकीकत ये है कि आप ये जो आज बड़े हुए जो है कॉमर्शियल पे बढ़े हैं, इसका असर सिर्फ और सिर्फ जो है फूड इंडस्ट्री पे नहीं पड़ेगा, बल्कि किस पे पड़ेगा? इस पे आप हर छोटी चीज़ पे पड़ने वाला है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी हुई हो, चाहे वो एमएसएमई से जुड़ी हुई हो, चाहे वो शिक्षक से जुड़ी हुई हो, चाहे वो बच्चों से जुड़ी हुई हो, चाहे वो मजदूरों से जुड़ी हो, और चाहे आप देखिए जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं जिसमें दूध, दही, ब्रेड, बिस्किट, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। हकीकत ये है कि उत्तर प्रदेश में लगभग जो 10,000 करोड़ का जो एक्सपोर्ट होता था वो 30% पे आ गया। बड़ा ताज्जुब की बात है, और सरकार बैठी सो रही है, अभी तक कोई मीटिंग नहीं, कोई डिस्कशन नहीं, जनता को कोई राहत नहीं। वास्तविकता ये है कि चाहे वो चूड़ी उद्योग हो, चमड़ा उद्योग हो, मैन्युफैक्चरिंग के में आप पैकेजिंग उद्योग हो, प्लास्टिक उद्योग हो, ये सारे पूरी तरीके से प्रभावित हैं, और इसमें काम करने वाले लोग बेरोजगार हो रहे हैं, उनकी सैलरीज आधी की जा रही हैं, उनको पूरा उचित वो जो कहते हैं ऊर्जा ही नहीं मिल पा रही है, तो वो क्या अपनी फैक्ट्रियां पर ये महंगाई सिर्फ आपको ही दिख रही है कि उत्तर प्रदेश में सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि साहब हमारे कार्यकाल में सिर्फ 2% महंगाई दर है, 2-2.5%। आपके जमाने में तो 12% थी। अरे भाई, आप बताइए ना। नहीं, आप बताइए, गैस का सिलेंडर 400 रुपये में खरीदते थे, आज ये 900 रुपये में खरीद रहे हैं। और वो आप ये बताइए कि इन्होंने अभी जीएसटी की बात की। अरे भैया, जीएसटी आपने जब से लगाया तब से लूट रहे हैं लोगों को, आप कह रहे हैं आपने कम कर दिया। अरे लूटे भी आप और कम भी आप कर रहे हो, बेवकूफ़ भी आप जनता को बना रहे हैं। कच्चे सामान पे जीएसटी बढ़ा दी है और कह रहे हैं कि भाई साहब जीएसटी कम हो गई। अरे कैसे कम हो गई? जब पेज बनता है तो उस पर जीएसटी ज़्यादा है, किताब बनती है तो उस पर जीएसटी कम है। अरे भाई, जो पेज पे जीएसटी ऑलरेडी दे चुका, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा, उससे पूछेगा। अच्छा, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि आप लोग इसलिए परेशान हैं क्योंकि आज से टैक्स के नए कानून लागू हो गए हैं, आप लोग कहीं टैक्स में गड़बड़ी न करने पाए, इसलिए मजबूत कानून लाया गया आपके लिए। अरे भाई, हमने तो कहा कि आप ये पेट्रोल डीजल जो है जीएसटी के अंदर में ले आइए, कभी नहीं लाए।
और हकीकत ये है कि भाटी आप जी, ये देखिएगा बात ATM से छिपा लिए, पैसा भी ये आप सीए हैं, निकालेंगे, अपना ये खुद सब का पर कमाया बोले, हुआ इनकम पैसा टैक्स का अगर नहीं पाँच बोले। बोलिए मैडम, कंटिन्यू। सुनिए, ये जो अपना पैसा है जो हम कमाते हैं अपने एटीएम से निकालते हैं, 5 बार निकालेंगे तो 23 रुपए चार्ज पड़ेगा। और ये नीरव मोदी, ललित मोदी, विजय माल्या ये सब ले लेके भाग गए, बैंकों का पैसा लेके भाग गए, तो कहीं कोई चार्ज नहीं है, कहीं कोई उनके ऊपर कार्रवाई नहीं है, ऊपर से वहां बैठ के चिढ़ा रहे हैं यहाँ पर हिंदुस्तानियों को। अरे भाई, शर्म नहीं आती इस सरकार को जो ये कहती है कि भाई ये गरीबों की सरकार है। ये कह रही थी महंगाई डायन है, अब महंगाई डार्लिंग हो गई, रुपया गिरता चला जा रहा है और बेशरम होकर कहते हैं कि Thank you, रुपया गिर madam. रहा है तो अच्छी बात है। बहुत अरे शुक्रिया। भाई, आप लोग क्या कर रहे हैं, इस देश को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। बहुत शुक्रिया आपका, हमारे साथ कृपया कनेक्ट रहिएगा। मैं अमरनाथ मिश्रा जी को इस कार्यक्रम में आमंत्रित करता हूं। लखनऊ में व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं। मिश्रा जी, आपका स्वागत। आपसे ये जानना चाहता हूं कि आज से जो नियम बदले हैं उसका कोई प्रभाव आप लोगों पर है? नहीं, पहले से तैयारियां हैं, चीज़ों को पढ़े हैं, व्यापारियों ने समझा है, और सरकारें कोई भी हो, मिजाज व्यापारी की तरफ एक ही रहता है। ऐसा रहता है? ऐसा ही रहता है। जैसे CDRI में आपने ध्यान दिया होगा कि इंजेक्शन लगा करके उसका रिएक्शन देखते हैं एक उसमें शीशे में, हाँ, कि दवा का इंजेक्शन लगाते जानवर को, फिर देखते हैं लाल हुआ, पीला हुआ, CCTV लगा करके, फिर ये मर गया कि जिंदा रहा। आप लोगों पे उसी तरह टेस्ट तो ये मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, सरकार कोई आ जाए, इंजेक्शन लगेगा? सरकार कोई आ जाए, प्रयोग के लिए हम लोग हाजिर हैं। ओके। और ये हम लोग आजकल लाल हो कि पीले हो? सर अब कलर मतलब खत्म हो गए। बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही जी, कंटिन्यू। दूसरी चीज़ ये आती है कि देखिए, ये टैक्सेशन का इशू हम लोग इसलिए नहीं डिस्कस करते कि अगर 100% आप टैक्स लगा तो हमको जनता से लेना है, हमको तो प्रोडक्ट बेचना है। ये आपने सही कहा। अब हम क्यों हाय तौबा करें? हमारी जेब से जा रहा है ना, पब्लिक की जेब से जा रहा है। आप राशन फ्री बांट रहे हो, टैक्स बढ़ा रहे हो, हमको तो क्या है, बिल में नीचे जोड़ना है ना, और वसूलना है। वसूल के आपको देना है ईमानदारी से। इसके अलावा हमें कुछ नहीं करना है। हमारी प्रॉफिट ऑफ मार्जिन कम है, होती जा रही। क्यों? ऑनलाइन को आप कोई संरक्षण दिए हुए, पूरा खुदरा व्यापारी को आप संरक्षण दे नहीं रहे पूरा हो। नेटवर्क बना हुआ है। कोई नहीं, साहब अभी जो विपक्ष में बैठा है तो खत्म हो गया। नहीं, विपक्ष में जो बैठा है वो गाली जरूर बक रहा है, लेकिन जिस दिन पक्ष में आ जाएगा वो भी इस पे ऑनलाइन की वकालत करेगा, वकालत करने लगेगा। समस्या यहाँ से है। गवर्नमेंट ने एक अच्छा कदम उठाया कि ये कहा कि 25% से ज़्यादा ऑनलाइन प्रोडक्ट आप नहीं दे सकते, लेकिन उस बैरियर को चेक एंड बैलेंस करने वाला कोई नहीं, कोई नहीं है ऐसा कि ये चेक एंड बैलेंस करे कि 25। अरे उसमें जीएसटी का भी बड़ा फर्जीवाड़ा है। अगर ठीक से जांच हो जाए ऑनलाइन कंपनियों की। आप एक बात बताओ, जीएसटी बहुत फर्जीवाड़ा है। आप एक बात बताओ, अमेजन का बिल रेज हो गया, उस पर लग गया टैक्स लग गया, लेकिन अमेजन जो आपके यहाँ डोर टू डोर सप्लाई कर रहा है, जो वेंडर को इन्वॉल्व कर रहा है, उसका टैक्स कहाँ है? वो नहीं, कोई नहीं पता। तो अजीब अजीब। अब अच्छा, जैसे अमेजन टैक्स भी नहीं देता, वो कोई थर्ड कंपनी को मैं क्या भरती है। जैसे अभी आपकी बात हो रही थी कि जेट फ्यूल आपने कहा बढ़ा है, हाँ, तो चलिए जेट फ्यूल बढ़ा है, उसके दाम बढ़ जाएंगे, लेकिन हमें कोई जवाब दे दे जो पेट्रो बायो प्रोडक्ट्स हैं जिसमें प्लास्टिक है, वो पॉलिस्टर यार्न है, बहुत 30% की इंक्रीज है। कितना? 30%। ओ माय गॉड। आप जरा बिफोर आफ्टर अभी गूगल कर लो कि ये फोम का गद्दा कितने का था अब कितने का हो गया। 30%? 30%। लुधियाना आज मेरी बात हुई, दाम बढ़े हैं, 30% धागे में दाम बढ़ा दिए। ओके। प्लास्टिक प्रोडक्ट्स जहाँ जहाँ भाई हर चीज में पैकिंग प्लास्टिक की है, नहीं है तो लेमिनेशन है, तो आप उससे कहाँ भाग जाओगे? और वो पेट्रोल का बाय प्रोडक्ट है, पॉलिस्टर यार्न का भी यही है, ज्यादातर चीजें उससे कनेक्टेड है। पर ये सब डेटा में क्यों नहीं दिखता है? सर ये आम आदमी को बुलाओगे तो बताएगा ना। हम लोग आम आदमी है, खास नहीं, हम तो प्रयोग वाली चीजें हैं, तो हम ही पहले जैसे मैं अपना बताऊं, ग्रोसरी के लिए 10,000 में काम हो जाता था। हाँ 10,000, 10,500, मैक्सिमम 11,000 तक। अभी 15-17 के ऊपर है। सर फ्रीबीज बंद करनी पड़ेगी आपको। ये मालूम, आप ये चैनल चला रहे हो, आप किसी की तनख्वाह तय करते हो, तो आपको आपकी आमदनी मालूम है, तब तो तय करते हो कि सब्सिडी में देते हो उसको। अगर आप आमदनी से ज्यादा खर्च करोगे तो कहीं से तो निकालोगे। इकोनॉमी का सीधा फंडा। हम लोग किससे तकलीफ के हैं? 9 साल से विज्ञापन के रेट नहीं बढ़े। 9 साल से मैं कह रहा हूँ महंगाई दर भी जोड़ लो तो 2 गुना हो जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, जीएसटी मेरा एक बड़ा बयान वायरल हुआ था, हे राम फायदा किसका हुआ? 5 रुपए का जो बिस्कुट गुड्डे का या पार्ले का जब जीएसटी बढ़ी थी तो उसने 3 बिस्किट कम कर लिए थे, घटी तो 3 बढ़ाए नहीं।
और वापस उसी पोजीशन आज पहुंच गए। इलेक्ट्रॉनिक्स में टीवी और एसी पर 6% की वृद्धि क्यों है? प्लास्टिक, हर चीज में तो प्लास्टिक यूज हो रही है सर। 6%? अच्छा, आप कह रहे हैं क्रूड ऑयल में वृद्धि है, $140 खरीद रहे हैं आप बैरल, लेकिन आपने देश में तो दाम नहीं बढ़ाया, उत्पाद शुल्क में 10 रुपए घटा दिए, तो फैक्ट्री को तो उसी रेट मिल रहा होगा जेट फ्यूल के अलावा। नहीं, और इंडस्ट्रियल डीजल के दाम बेहिसाब बढ़ गए। इंडस्ट्रियल डीजल के दाम बढ़ गए तो फिर उन्होंने तो बढ़ा दिया 6%। देख लो आप पता, आप यहीं पे बैठे बैठे पूछ लो किसी को। नहीं, आपकी बात पर यकीन है मुझे, इसीलिए तो आपको बुलाया है कि आप सही बात बताओगे। मैं प्रोफेसर प्लास्टिक बेस हर जगह है। अच्छा, आप बांटोगे, आप कहोगे इतने लोग हम फ्री अनाज दे रहे हैं, तो निकलेगा कहां से? आप ही पर प्रयोग होगा। नहीं, उस पर भी प्रयोग हो रहा है, वो ये नहीं ध्यान दे रहा है। आम आदमी भी ना, जो फ्री ले रहा है 5 किलो, उस पर भी प्रयोग है। वो अच्छा अनाज लेगा, बाकी चीज क्या करेगा? खरीदेगा ना। हाँ, और खरीदेगा तो एक बहुत पुरानी कहावत है हमारे जिले की, ताल का पानी ताले जाए, घूम घूम पाता ले जाए। हैं? ताल का पानी ताले जाए, घूम घूम पाता ले जाए। ओके, बरसेगा फिर जाएगा, फिर चला जाएगा, फिर इवोपरेट होगा। ओके, पूरा सर्किल है। ऑल राइट। मैं प्रोफेसर एम के अग्रवाल साहब को इस कार्यक्रम में आमंत्रित करता हूं। अग्रवाल साहब, स्वागत आपका, शुक्रिया हमें समय देने के लिए। तो बताइए सर, आज से नियम बदल रहे हैं, चाहे इनकम टैक्स का हो, चाहे शेयर मार्केट का हो, टैक्सेशन का हो, तमाम चीज़ें महंगी भी हुई हैं, लेकिन इस बदलाव से आम आदमी पर और अर्थव्यवस्था पर क्या फ़र्क पड़ेगा? क्या हमें नए सिरे से अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करने की ज़रूरत है? सर, आपने म्यूट कर रखा है, अनम्यूट कर लें सर। सर, आपने म्यूट कर रखा है, अनम्यूट करें प्लीज। बोलिए सर। जी 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 ब्रजेश जी, प्लीज। मैं कह रहा था कि जिस प्रकार के चेंजेस हुए हैं, बोलिए सर। हाँ, जिस प्रकार के चेंजेस हुए हैं, इसमें कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव है, कुछ डिजिटल सिक्योरिटी के लिए है, और कुछ आप इस प्रकार से देख सकते हैं कि हम ये कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि इसका आपका फास्टैग का बढ़ा है कमर्शियल व्हीकल्स के लिए, नॉमिनल बढ़ा हुआ है, 3000 की जगह 3075 हुआ है। और जहाँ तक शेयर मार्केट की बात कर रहे हैं, वहाँ पर बल्क में है। और शेयर मार्केट का मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा बताता हूँ, वो भी जानकारी हमारे पैनलिस्ट को होनी चाहिए। जैसे पिछले महीने आप देखते हैं, मार्च 2026 में FIIs ने लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपया विड्रॉ किया, और पिछले वर्ष, और प्राइवेट हमारे यहाँ जो लगाया लोगों ने डोमेस्टिक सोर्स पर 8.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। अब हम शिफ्ट किधर कर रहे हैं? जैसे बहुत से लोग इस पर भी चिंता व्यक्त कर सकते हैं कि FIIs पैसा ले गई, लेकिन हम अपनी तरफ, अपने यानी कि कह सकते हैं स्वदेशी की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसके कारण ये परिवर्तन पिछले 2-3 वर्षों से आया है। यानी कि हम अपने पैरों पर खड़ा होने का प्रयास कर रहे हैं, और वो चीज़ आप देखते हैं तो जैसे मान लीजिए इनकम टैक्स रिफॉर्म में सुधार के रूप में आया, वो आया है। दूसरा, जैसे महंगाई के रूप में देखते हैं, और मान लीजिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस ये आए हैं कि आपको पासवर्ड वगैरह का है, तो एक डबल सिक्योरिटी की बात है, तो इस तरह की ज़्यादा है। और इसी प्रकार से HRA को लेकर के चीज़ें हैं, तो उसका महंगाई से कोई ऐसा ताल्लुक नहीं है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव है, या उसको कन्वीनियंस में एम्प्लॉइज़ को कई तरह की छूट दी गई है, चाहे एजुकेशन के रूप में हो तो, या उनको लंच के फॉर्म में हो, वो छूट दी गई है। अब आते हैं महंगाई को लेकर के, एक चिंता है, होनी भी चाहिए चिंता जी, लेकिन एक चीज ये भी देखना चाहिए, महंगाई का इस समय तात्कालिक कारण क्या है, उस पर प्रयास क्या है, क्या पूरी तरह से कंट्रोल हम कर सकते हैं या कितना कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट विषय है। क्या अमेरिका रोक पाया, जो कहता है कि मेरे पास तेल का भंडार है, 25% उनके यहाँ दाम बढ़े हैं। तमामों कंट्रीज में अगर एवरेज, ग्लोबल एवरेज निकालेंगे तो 20 से 25% का दाम ऑयल प्रोडक्ट्स पर बढ़ा है। उसके कई कारण हैं। पहला ये कि ऑयल जो सप्लाई है वो कम हुआ है। दूसरा क्या हुआ, ग्लोबल ऑयल मार्केट में आग लगी हुई है इस समय। कम से कम हम उस स्थिति से काफी बेहतर स्थिति में हैं। अब जहां तक बात आती है कि महंगाई 2 लोग रोक सकते हैं, थोड़ा बहुत, पूरी तरह वो भी नहीं रोक पाएंगे। एक केंद्र सरकार, दूसरा राज्य सरकार। केंद्र सरकार ने फिलहाल अपनी हिस्सेदारी निभाई है,
कि 10 रुपए उसने अपने टैक्स को कम किया है ताकि ऑयल कंपनीज उसको न बढ़ा सके। राज्य सरकार क्या कर सकती है कि वैट को घटा सकती है कि उनको राहत मिले यदि दाम बढ़ता है। लेकिन एक आध राज्य ऐसे थे कि उन्होंने आपदा में अवसर के तहत उसमें दाम बढ़ा दिया, 5 रुपया प्रति लीटर और बढ़ा दिया, खासतौर पर इस युद्ध के बाद जब ऑयल क्राइसिस दुनिया में बढ़ रहा है। कम से कम हम उस ऑयल क्राइसिस से अभी मुक्त हैं। एलपीजी को लेकर थोड़ी चिंता है, लेकिन काफी हद तक वो प्रॉब्लम ईज कर रहा है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते, जो परिस्थिति ग्लोबल परिस्थिति बहुत अच्छी नहीं है, आप इसको ध्यान रख लीजिए। उन परिस्थिति में हम बेस्ट क्या कर सकते हैं? पॉलिटिकल स्टैंड अपार्ट, हमें पॉलिटिक्स से लेना देना नहीं है, लेकिन हमें इकोनॉमी को देखना पड़ेगा कि हमारे यहाँ जो सप्लाई चेन जितना बेस्ट हो सके वो करना पड़ेगा। अभी अमरनाथ जी कह रहे थे कि प्लास्टिक यानी कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट वो भी है साथ, उसकी कमी आ रही है। आपको बताऊं कई चीजों की अभी कमी आनी है। हीलियम गैस की कमी आने पर क्या प्रभाव पड़ेगा आप समझ सकते हैं। इसी प्रकार से तमाम और जो एसी की बात आ रही है, कई प्रोडक्ट्स ऐसे हैं कि हमें चाहिए जो वहां से सप्लाई नहीं हो पा रहा है। तो इस युद्ध के कारण सप्लाई चेन बुरी तरह से डिस्टर्ब हो रहा है। हम फॉर्चुनेट कहाँ हैं? आप इस चीज को समझिए। हम फॉर्चुनेट इसलिए हैं कि आज फल, सब्जी, अनाज और ज्यादातर खाद्य तेलों पर हम आत्मनिर्भर हैं और उनकी उपलब्धता प्रचुर मात्रा में है और सप्लाई चेन इंडिया का स्ट्रांग है। फर्टिलाइजर जो नेक्स्ट सीजन आना है जुलाई से, उस फर्टिलाइजर में भी हम काफी हद तक एश्योर्ड हैं। ठीक है, हमें थोड़ा महंगा लेना पड़ रहा है, सब करना पड़ रहा है। तो हमारी भविष्य की भी चिंता देखते हुए हम इन जो गरीबों के लिए डायरेक्ट मैटर करता है, हम उस पर सर आम लोग ये जानना चाहते हैं कि ये ईरान की वार जो पूरे पश्चिम एशिया से होते हुए दुनिया भर में फैली है, इसका आम लोगों पर क्या प्रभाव है? आम लोगों पर ईरान युद्ध का प्रभाव। देखिए, आम लोगों पर जो प्रभाव पड़ेगा दो तरीके से आना है। पहला, जो खाड़ी देशों में हमारे कर्मी काम कर रहे हैं उनके रेमिटेंसेस कम होंगे और उसमें कुछ राज्य विशेष रूप से ज्यादा प्रभावी होंगे, जिसमें केरल एक राज्य है, वहां पर चुनाव है, वो चिंता में है। या उत्तर प्रदेश में भी काफी हद तक लोग बाहर हैं, लेकिन हमारी राज्य की आमदनी उनके माध्यम से नहीं चलती है, हमारी जो चलती है। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। तो जहां पर रेमिटेंसेस आने हैं और वो हमारी मांग को बहुत बहुत धन्यवाद सर। कृपया हमारे साथ बने रहिएगा सर। मैं इस परिचर्चा को आगे बढ़ाता हूं और वीरेंद्र सिंह जी हमारे नेशनल हेड इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। अग्रवाल साहब, बहुत शुक्रिया आपका सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। मैं वीरेंद्र जी को इस कार्यक्रम में आमंत्रित करता हूं। वीरेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आज से नियम बदल गए हैं और टैक्सेशन के लॉज हों, चाहे शेयर मार्केट हो, रेलवे की टिकटिंग हो या बैंकिंग ट्रांजैक्शंस, यूपीआई, कैश रखने की लिमिट, इनकम टैक्स के लॉज, ये सब बदल गए हैं। तो आम आदमी का जीवन आज से कितना बदलने वाला है? देखिए, परिवर्तन का हमेशा स्वागत करना चाहिए। जो चीज़ें वक्त के हिसाब से नहीं बदलती हैं फिर वो पीछे रह जाती हैं। लेकिन जो बदलाव हो रहा है वो सरकार की आमदनी बढ़ाने के लिए हो रहा है या आम आदमी को राहत पहुंचाने के लिए हो रहा है। ये बातें सबसे महत्वपूर्ण हो जाती हैं कि टैक्स लोकतांत्रिक और कल्याणकारी राज्य में टैक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो शोषण का नहीं होना चाहिए। टैक्स का कॉन्सेप्ट, टैक्स इस तरह से लिया जाए कि देने वाले को कष्ट ना हो। लेकिन समस्या ये है कि टिकट चाहे ट्रेन के 8 घंटा पहले कैंसिल कराओ चाहे 10 घंटा, जब जिस देश में ट्रेन की जनरल बोगी में बैठने के लिए सीट पे जमीन पे जगह नहीं रहती, उस देश में उस आदमी को टैक्स क्या करेगा। आज हर कोई जानता है कि एलीट वर्ग के लिए, जिसके पास पैसा है, कोई भी स्थिति बन जाए, भाई यही बीजेपी की सरकार आई, बीजेपी के लोग कहते हैं पेट्रोल चाहे 500 रुपया लीटर हो जाए हम भराएंगे, तुम्हारा क्या लेना देना है। तो अगर महंगाई बढ़ेगी या टैक्स बढ़ रहा है
तो एक तो 40% लोग जो समर्थक हैं, 50% उनको फर्क नहीं पड़ता। बाकी ट्रांजैक्शन अब ज़्यादा कोई एटीएम से करता नहीं है। अब तो जहां दुकान पे जाओ वहीं कार्ड दे दो, वहीं पर अपना होता है। देश में बदलाव जनता के हित में है या सरकार की कमाई का साधन है, ये लोगों को विचार करना चाहिए। अब गाड़ी खरीदो नई जाके, फिर आरटीओ का टैक्स दो, वन टाइम टैक्स दो 15 साल का, फिर वहाँ से इंश्योरेंस टैक्स दे के आओ, फिर जब तेल भराओगे उस पर भी टैक्स देते हो, पेट्रोल डीजल पे, फिर भी जब रोड पे चलते हो तो टोल टैक्स भी देते हो। एक गाड़ी पर कितनी बार टैक्स देता है आदमी, ये आप देखिए। लेकिन ब्रजेश जी देखिए, अच्छी चीज पाने के लिए कड़वी दवाई पीनी पड़ती है, और सरकार ने भी कहा था कि भाई कुछ बदलाव आएगा और थोड़ा कड़वी दवाई पीने के लिए लोगों को तैयार रहना चाहिए। तो कड़वी दवाई से अगर फायदा हो रहा है, डॉक्टर भी कहता है, तो हम कड़वी दवाई पिएंगे। लेकिन सरकारों का ध्यान उस ओर क्यों नहीं होता है जब टेलीफोन कंपनियां 28 दिन का रिचार्ज करती हैं और 1 महीने का पैसा लेती हैं। इस देश में कौन सा महीना 28 दिन का होता है और इनको अनुमति कैसे दी जाती है? ये मुद्दे उठाए गए थे। भारत में तो देखिए हर 3 महीने पे मौसम बदल जाता है, 4 महीने पे यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु और बारिश और क्या क्या। अगर 4 महीना ऋतु बदल रही है और 1 साल में टैक्स बदल दी तो कौन बुराई है? जाए दो, जिसके ऊपर जो पड़ेगा वो तो झेलेगा ही। भाई गधा के पीठ पर चाहे 50 किलो लाद दियो और चाहे 70, उसको ढोना है जब पीछे से डंडा पड़ेगा तो भाई इतना आप जान लीजिए। टैक्स सरकारों के लिए इसी तरह से है कि वो इम्पोज होगा, जनता मर के अच्छा, ये मिश्रा जी कह रहे थे कि वो इंजेक्शन लगा के चेक किया जाता है, जैसे नहीं। अब वो सीधे नहीं कहीं की सिरिंज लगा के खून निकाल लिया जा रहा है, तो वो भी उनको क्या है? वो तो कह रहे हैं कि हम तो जनता से ले लेंगे, हम सामान बेचेंगे, जनता से ले लेंगे, हमें क्या फर्क पड़ता है। भारत में देखिए महंगाई, गरीबी, भ्रष्टाचार, अब ये बहुत ज़्यादा मुद्दा चर्चा का विषय नहीं रहा। जब चुनाव आते हैं तो लोग चर्चा कर लेते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन इसमें भी अब कोई इस नाम पर वोट नहीं देता, ना सरकारें बनाता है। कंप्लीट कर। अभी 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है, इन सब चीज़ों का कोई मायने वहाँ पर है नहीं। अगर ब्रजेश जी महंगाई मुद्दा होता तो IPL का एक मैच देखने के लिए 50,000 आदमी सड़क पे जाम थोड़ी लगाए होता। लोग लाखों रुपया खर्च करके जाते हैं, महंगे महंगे टिकट खरीदते हैं, पैसा बहुत है लोगों के पास। भाजपा की सरकार ने यह कहा था कि जब हम आएंगे तो हम स्कूलों की फीस पर मनमानी पर रोक लगा देंगे, हम 100 दिन में महंगाई कम कर देंगे, प्राइवेट स्कूल जो लूट रहे हैं उनको हम जनता को राहत देंगे। लेकिन देखिए चुनाव चला जाता है, लोग मुद्दे भूल जाते हैं जी। आज गैस से लेके हर चीज पे एक संकट है, एक नई समस्या का सामना लोग कर रहे हैं। अब तो नर्सरी की किताब भी 10-15 हज़ार की आती है, आसान नहीं रह गया है बच्चों को पढ़ा पाना। वैसे आप 4 लाइन का व्यंग्य सुनिए और आनंद लीजिए कि रोटी बोली मैं महंगी हूँ, और दाल बोली मैं भी तुमसे कम नहीं, और सब्जी हंसकर कहने लगी कि अब थाली में तो जगह नहीं, और पेट्रोल बोला ऊपर ही चढ़ता जाऊं, गैस बोली मुझे भी ले चलो, मुझे भी चढ़ना है, और जेब रो रो कर कहती है कि अब तो कहाँ से कैसे पेट भरना है। और नेताजी मुस्कुरा कर बोले, रत्नाकर जी, कि सब नियंत्रण में है भाई। और फिर जनता धीरे से बोली, लगता है कि महंगाई डायन आई। लगता है ये बीरेन जी खुद गढ़ा करते हैं इस तरह की चीजें। नहीं, ऐसी काबिलियत सिर्फ इन्हीं में ही हो सकती है। देखिए तुरंत रत्नाकर को एक काउंटर दिया। थैंक यू बीरेन जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और आम आदमी की तकलीफ को आसान और
उसकी भाषा और उसके शब्दों में बताने के लिए। तो आपने चूंकि रत्नाकर सिंह का जिक्र किया है, तो सबसे पहले मैं इस दूसरी राउंड की परिचर्चा में रत्नाकर सिंह को आमंत्रित करता हूं। भाई रत्नाकर जी, आपके ऊपर इल्ज़ाम है कि आप महंगाई का बोझ आम आदमी पर लादते जा रहे हैं और लोग बेहाल हैं। देखिए, व्यापारी तक कह रहा है कि हमारे ऊपर क्या एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। जी बिल्कुल, महंगाई का बोझ जो कह रहे हैं कि सरकार लादते जा रही है, उस पर मैं एक चीज कहना चाहूंगा। हमारे अर्थशास्त्री अग्रवाल जी ने भी वो बात कही और आंकड़ों के साथ उन्होंने कहा, मैं फिर से वही दोहराना चाहूंगा विजय जी, कि पश्चिम एशिया में जो युद्ध चल रहा है उससे कोई देश अछूता नहीं। अमेरिका हो या यूरोप हो, वहां पे भी महंगाई और तेलों की कीमत जो है 20% से प्लस हो चुकी है। और म्यांमार और कंबोडिया जैसे देश, फिलीपींस जैसे देश में तो 50% से ज्यादा तेलों की कीमतें बढ़ चुकी है। तो निश्चित रूप से उसका असर जो है भारत के ऊपर भी होगा, लेकिन भारत सरकार चाहती है और प्रयासरत है कि महंगाई का असर जो है कम से कम जनता के ऊपर हो। अब मैं तुलनात्मक दृष्टिकोण से कर दूं आपको, अभी थोड़ा सा हमारी बहन जो यहाँ पे कह रही थी, खाड़ी का युद्ध जब हुआ था उस समय याद होगा आपको ब्रजेश जी, कि यही तेल की कीमतें जो है रातों रात 140% बढ़ा दिया गया था। और ये हमारे ऊपर कटाक्ष करने का काम कर रही थी प्रियंका जी। मैं बता दूं आपको कि यही देश है। मैडम प्रतीक्षा करिए अपनी बारी में। मैडम प्लीज वेट, मैडम प्लीज वेट, मैं आपको समय दूंगा प्लीज जी। रत्नाकर जी कंटिन्यू। जी, यही जो है हमारे देश के ऊपर जो कटाक्ष करने का काम कर रही थी। मैं इनको बता दूं, यह देश है जो चौथी अर्थव्यवस्था उभर कर आया। यह मोदी सरकार में ही उभर कर आया, लेकिन राहुल गांधी को इस देश की इकोनॉमी जो है वो डेड इकोनॉमी लगती है। तो अगर प्रियंका बहन कहती हैं कि यह डेड इकोनॉमी हो चुकी है, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। जैसा गुरु वैसा ये। तो इस तरह की परिस्थितियां हैं। हमने बहुत इसके ऊपर रणनीतिक दृष्टि, हमने जो है बहुत सारी चीजें इस पे किया है। और आगे भी मैं आपको बता दूं, 27 देशों से जो फ्यूल आयात कर रहे थे हम लोग, आज उसको बढ़ाकर 41 देशों से आयात किया जा रहा है। और निश्चित रूप से भारत सरकार का यह प्रयास है कि हमें ज्यादा से ज्यादा तेल मिले, गैस मिले, जिससे कि हम आम आदमी को राहत देने का काम करें। प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट तौर से सदन में भी ये बात रखी, लेकिन विपक्ष जो है उसको स्वीकार नहीं करता कि जो है पश्चिम एशिया में युद्ध चल रहा है, जिसकी वजह से ये चीजें हो रही हैं। अगर नीति के तहत अगर होती तो भाई। थैंक यू सर। मैं प्रदीप भाटी जी को आमंत्रित करता हूं। भाटी जी ये कह रहे हैं कि पश्चिम एशिया के युद्ध के कारण ऐसे हालात है, वरना तो हम इतनी महंगाई बढ़ने ही नहीं देते। ब्रजेश भाई, अभी पहले ही राउंड में मैंने सारी चीज़ें डिटेल्स आपको बताए थे कि इन्फ्लेशन का रेट क्यूमुलेटिव हो चाहे एवरेज हो किस तरह का रहा है। तो ये बात कहना बिल्कुल ही गलत होगा कि ये सिर्फ अभी बढ़ रहा है, अभी 25% बढ़ रहा है, लेकिन पहले जो दुगना और तिगना हुआ है उस पर भी जवाब देना चाहिए। दूसरा, अभी रत्नाकर भाई बात कर रहे थे कि भाई किस तरह से खाड़ी के युद्ध में होने के कारण ये सारी चीज़ें हुई हैं, लेकिन एक चीज़ तो आप बताइए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी आगाह किया है हम सबको कि भाई ये कोविड जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। तो हमें रत्नाकर भाई ये भी बता दीजिए कि कब माननीय प्रधानमंत्री 8 बजे आएंगे और दोबारा ताली और थाली बता के अपना पल्ला झाड़ लेंगे और देश के गरीब जनता को उसके हालात पे छोड़ देंगे, और जिस तरह से उन्होंने कोविड के समय पे किया था। व्यापारियों का भी हाल उसी तरह का है कि जैसे हमने पिछले दौर में भी देखा है कि व्यापारियों ने GST 1 से और अभी तक 2.0 तक आपने देखा होगा कि किस तरह से उनको लूटा गया, फिर उनके दाम कम, फिर रेट्स कम कर दिए गए। आप एक तरफ बात कर रहे थे कि मैन्युफैक्चरिंग मेक इन इंडिया बहुत बढ़ रहा है, जब इतना बढ़ रहा है। जी ये बताइए, आप तो पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आज से इनकम टैक्स के नियम बदल गए हैं, इसका क्या इम्पैक्ट है? आज ही से तो बदल रहा है। मैं वो उस पर भी बता देता हूँ, मैं उसको भी बता देता हूँ। वही विषय है जिस पे आप बोल नहीं रहे हो। इनकम टैक्स का सिंप्लीफिकेशन और रिफॉर्म्स नहीं, मैं बता देता हूँ। कोई भी रिफॉर्म्स जो आए, चाहे वो इनकम टैक्स में आए या सिंप्लीफिकेशन होना था इनकम टैक्स एक्ट का, दोनों में ही कोई बहुत भारी चेंज नहीं हुआ है। कुछ
कुछ टर्मिनोलॉजीज चेंज करने से, कुछ टैक्सेशन रेट्स बढ़ाने से कोई रिफॉर्म्स हम उसको मानते नहीं है। रिफॉर्म्स की मांग बहुत लंबी चल रही थी, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ने बहुत लंबी फहरिस्त दी थी, उसमें से कुछ 1, 2, 4 चीज़ें मान ली गई हैं, बाकी सारी चीज़ें नहीं मानी गई हैं। तो आप एक समय जो देख रहे हैं कि किस तरह से ये सारे चेंजेस, चाहे आज इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं और बाकी और भी चेंजेस जो बैंकिंग में आए, रेलवेज में आए, आपने सारी बात करी, इन सारे सेक्टर्स में आम आदमी की जेब से गया है, आया कुछ नहीं है। तो चेंज, बदलाव पॉजिटिव होना चाहिए, बदलाव आपके आम आदमी की जेब पे डकैती करने का नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद। को ध्यान रखना। प्रियंका गुप्ता मेरे साथ मौजूद है, कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता हैं। प्रियंका जी, किस विषय पर आपको आपत्ति थी, क्या कहना चाहती थी? एक लास्ट पॉइंट बस। भाटी जी प्लीज वेट, प्लीज। ब्रिजेश भाई एक लास्ट, भाटी जी प्लीज वेट, प्लीज वेट। मैं, मुझे समय बचा तो निश्चित दूंगा वायदा, पर प्लीज वेट। प्रियंका जी गो हेड प्लीज, प्रियंका जी गो हेड। एक लाइन बस सर, प्लीज सर, भाटी जी प्लीज। एक लाइन होगा। अभी रत्नाकर भाई ने कहा कि हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी। भाटी जी प्लीज। नहीं चल रहा था भाटी जी, मैं निवेदन करता हूँ, कृपया रुक जाएं। तब जो है इनको 30 रुपए में कच्चा तेल मिल रहा था, 30 रुपए प्रति बैरल कच्चा तेल मिल रहा था, तब भी इन्होंने जनता को 100 रुपए में बेचा। अब आप इनसे ये पूछिए कि हमने 114 में खरीदा, उसके बाद भी जनता को 60 से 65 रुपए में बेचा। ये है कांग्रेस और ये है बीजेपी। आपको पता है कि आप इनसे पूछिए कि अभी तो युद्ध शुरू हुआ है, लेकिन ये बुजुर्गों को मिलने वाली छूट ट्रेन टिकट पे पहले ही बंद कर दी थी। और आप इनसे पूछिए कि सबसे बड़ी बात ये है कि उत्तर प्रदेश में एक प्रीपेड मीटर लगाते हैं, ये उसका युद्ध से कोई मतलब नहीं है, लेकिन क्या करते हैं उसमें से अभी तक ये लगभग 2 लाख से ज़्यादा, 2,32,000 से ज़्यादा कनेक्शन काट चुके हैं। और अभी मार्च के महीने में 17,000 कनेक्शन काटे इलाहाबाद में। इनसे पूछिए कि उसका युद्ध पे क्या असर पड़ रहा था। पैसा दो, बिजली लो, मतलब वो 2,32,000 पैसे दो, बिजली लो, बस एक कंसेप्ट है। अरे भाई पैसा पहले ले रहे हैं, अरे भाई बिजली खर्च तो कर लेने दीजिए, बिजली खर्च के पहले पैसा इनको जमा करो, नहीं तो ये कनेक्शन काट देंगे। तो जनता को इन्होंने मूर्ख बना रखा है, लूटने की मशीन बना रखी है, चाहे जीएसटी में लूटो, चाहे जो है उसको डीजल गैस में लूटो। आप ये बताइए कि तेल के दाम, जो खाने वाला जो तेल होता है वो डबल प्राइस पे महंगा हो गया कांग्रेस से। चावल, दाल, हर चीज, मसाले, ड्रेस, फीस, स्कूल या प्राइवेट खोलते जा रहे हैं और सरकारी स्कूल बंद करते जा रहे हैं। तो आप फिर इसके पीछे मंशा क्या है? क्योंकि प्राइवेट स्कूल पैसा वसूलते हैं, पैसा वसूलते हैं। थैंक यू मैडम, बहुत शुक्रिया आपका। कहते हैं किताबें, थैंक यू, हर चीज पे इन पे बहुत शुक्रिया। मैं अमरनाथ मिश्रा जी को आमंत्रित करता हूँ, लखनऊ में व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं। मिश्रा जी ये बताइए, थैंक यू मैडम, करने पड़ते हैं। बहुत शुक्रिया। मिश्रा जी ये बताइए, खास तौर पर मुझे जिन लोगों की बहुत फिक्र होती है वो रेस्टोरेंट वाले हैं, होटल वाले हैं, स्ट्रीट वेंडर्स हैं। इन दिनों गैस की काफ़ी किल्लत है, इन लोगों का काम कैसे चल रहा है? नहीं, बहुत दिक्कत है, इनको बहुत ज़्यादा दिक्कत है। कमर्शियल सिलेंडर इन्होंने अब 20% सप्लाई कही है, लेकिन ग्राउंड पे 2% भी नहीं कह रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पे 2% नहीं। वो सिर्फ प्रायोरिटी में दे रहे हैं, हॉस्पिटल और हाँ, तो बाकी उनकी तो ये है कि पुरानी चीज़ों पे जा रहे हैं, कन्वेंशनल जो भट्टी, डीजल भट्टी तो अभी खाली ऑनलाइन दिख रही है। अच्छा। आप क्या समझते हो 1 महीने के अंदर सब लोग इतनी जल्दी उसको अडॉप्ट कर लेंगे? तो कोयला लकड़ी पे जा रहे हैं, और जिनके वहाँ काम है उनकी भी दिक्कत हो रही है, वो लोग भी उसी पे जा रहे हैं। तो दिक्कत यहाँ पर है। देखिए, ये इंटरनेशनल लेवल पर एक क्राइसिस है, वो हमें समझना पड़ेगा। अभी मैं सबको सुन रहा पर कमर्शियल सप्लाई पूरी तरह से बाधित कर देना या रोक देना, ये भी उसकी वजह मैंने जितना आप लोगों के मुँह से सुना कि पहले 10 करोड़ सिलेंडर थे, कनेक्शन थे, आज वो बढ़ करके 30 करोड़। पहले 40% गैस मंगाते थे, अब 65% तो गैस अब दिक्कत यहाँ से आ रही है कि घरेलू सिलेंडर बाधित ना हो। इसमें कोई दो राय नहीं कि डीएसी आने के बाद, मेरे पास नंबर आने के बाद तीसरे दिन सिलेंडर मेरे घर आ गया। इतना तो है। पैनिक कहाँ से हुआ? क्योंकि मैं चीफ वार्डन भी हूँ सिविल डिफेंस का। जिस दिन आपके वहाँ पर पेट्रोल पंप पे लाइनें लगी थी, हमारे वार्डन सारे पेट्रोल पंप पे गए, आपने कवर भी किया, और एक दिन में वो बात शांत हो गई। एकदम से हमारे यहाँ नमक की अफवाह 16 में उड़ी, 250 रुपए किलो लोगों ने नमक खरीद लिया। तो ये आदत भी हमको छोड़नी पड़ेगी। ऐसा है कि अगर ये पता चले कि जहर जी ये आदत हमें छोड़नी पड़ेगी, तो यहाँ जहर का स्टार्ट। और एक बात हम विजय जी आपसे कहें, व्यापारी होने के नाते आपकी बातों का जवाब देते देते, कि अगर कुछ ना आए बाहर से तो 1 महीना लखनऊ को खिलाने में व्यापारी सक्षम है, कोई चीज़ शॉर्ट नहीं होगी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये बात मैं आपको, और हाँ, एक चीज़ मैं और कहूँगा, हमें मौका दो। कैसा मौका? कोविड में आप देखिए, हम मास्क नहीं बनाते थे। हम होली के पहले 19 में दिसंबर तक चाइना लॉक हो चुका था, और होली की सारी पिचकारी और टॉयज़ हमारे चाइना कैप्चर कर चुका था, क्योंकि हम बनाना बंद कर चुके थे। और जब वहाँ सौदे नहीं हुए
तो आप 20 की होली याद करो, उसके बाद लॉकडाउन लगा था, उस होली में हमारे यहाँ की पिचकारी गाजियाबाद से बनकर मार्केट में आ गई। पर लोग तो कह रहे हैं, आप तो बता रहे थे कि प्लास्टिक के दाम बढ़ गए हैं। नहीं, तो अभी की बात, लेकिन अगर हमें आप मौका देंगे तो ये चीज़ें गवर्नमेंट शॉर्ट टाइम ध्यान दे रही है। अगर लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाए, व्यापारियों को कॉन्फिडेंस मिले, तो जो चीज़ों पे आपको इफेक्ट हो रहा है, चाहे वो कोई भी हो, आपने कुछ हाथों में होने की वजह, देखिए अगर हम ये पूछें, आपका ये कहने का मतलब है कि इन सब सामानों के लिए चीन पर हमारी निर्भरता कम की जाए। अच्छा एक बात बताओ, तभी व्यापारियों को कुछ भला हो। प्लास्टिक का जो दाना है वहीं से तो प्रॉब्लम आएगी, रेट वही बढ़ाएगा। पॉलिस्टर के धागे में भी जो बाय प्रोडक्ट है, बढ़ाने वाला 1 या 2 वेंडर्स है ना। बस इसको जो है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर अगर हो जाए तो व्यापारी समाज इतना हमारा सक्षम है कि ये आगे नहीं होने देगा। आज दिक्कत क्या है कि 2 लोग उसको कैप्चर किए हुए हैं, तो वो जब चाहते दाम बढ़ा देते हैं, भले उनको महंगा मिला हो ना मिला हो, स्टॉक हो ना हो, मतलब पूरी मार्केट उनके कंट्रोल में, पूरी मार्केट उनके कंट्रोल में है। ये डिमांड एंड सप्लाई का खेल है। और हमें कहते, रेमिटेंस की बात अभी कर रहे थे अग्रवाल साहब, ठीक है रेमिटेंस पे असर आएगा, लेकिन हमारी इतनी बड़ी आबादी है कि हमारा उत्पादन खुद खा सकती है। सरकारें कोई भी मतलब हम व्यापारियों को थोड़ी सहूलियतें दें, हम पे विश्वास थोड़ा, करें। हाँ, विश्वास हाँ, करें। विश्वास करें, लेकिन दिक्कत भाई हम पर प्रयोग करते हो, दिक्कत क्या है, तो हम पर विश्वास भी तो हम करो। नाम नहीं लेना चाहते, आप किसी पार्टी का नाम ले लो, व्यवहार सबका सरकार में आने के बाद सेम होता है। हमारे पिता बताते थे, नाम नहीं लूंगा, मैं उनके घर पिता की उंगली पकड़ के भी गया हूं कि तब आटा बड़ा रेयर चीज होता था, अब याद करिए गेहूं का। तो कहने लगे मुख्यमंत्री जी अठन्नी बढ़ा दे, बोले नहीं रुपया बढ़ाओ। कहने का है, कहने फिर हम कहेंगे तो ठन्नी घटा देना। वाह, बहुत शुक्रिया आपका। मैं प्रोफेसर एम के अग्रवाल साहब को बुला लेता हूँ। सर देखिए, अमरनाथ मिश्रा जी ने बड़ी जेन्युइन प्रॉब्लम बताई। कह रहे हैं हम पर प्रयोग तो करते हो, हम पर भरोसा भी तो करो। सरकार इन पर पूर्ण भरोसा क्यों नहीं करती है? ब्रजेश जी, अमरनाथ जी की कुछ बातें जरूर इसको जो है ग्राह्य करने की योग्य हैं और उसको ध्यान में रखने की आवश्यकता है, क्योंकि जो खुदरा व्यापार है जी, उस व्यापार में सुधार की आवश्यकता है। उस पर थोड़ा सा मैं चाहूँगा कभी आप समय निकालेंगे तो एक अलग से चर्चा होगी। ये आज के विषय में शायद उनका विषय दब जाएगा जी, ठीक कह रहे हैं तो अलग से हम लोग करेंगे। लेकिन जहाँ तक बात है कि हमारे यहाँ एमएसएमई सेक्टर का, तो मैं बता दूं कि भारत का एक बड़ा, मैं बार बार वो चीज़ कहता हूं कि भारत ने एक ऐसी रणनीति लगाई 51 से लेकर 56 से लेकर के हमारे यहाँ 2 धुर विरोधी विचारधारा लागू की गई है, सोशलिस्ट की और कैपिटलिस्ट की। उसमें हमारे यहाँ गरीबी भी बढ़ी और एमएसएमई सेक्टर और ग्रामीण क्षेत्र, कृषि क्षेत्र चौपट हुआ है जी। अब उसको सुधारने में बहुत व्यापक समय लगेगा। और इस समय के आज की चर्चा में जो आज ये इमीडिएट क्राइसिस है जी, उस चर्चा में इसको मेरे ख्याल से अगर हम चर्चा करेंगे तो इनका मुद्दा दब जाएगा। बिल्कुल ठीक तो है। उसको अलग से करने की आवश्यकता है। और निश्चित तौर पर जो आज की वैश्विक परिस्थिति है, उस परिस्थिति में भारत बेहतर है अन्य देशों को देखते हुए, ये मैं कह सकता हूं। और जिस प्रकार से भारत में डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट बहुत तेजी से बढ़ रहा है, भारत के प्रति रुझान बढ़ रहा है। और एक और आपको बता दूं, आपदा में अवसर ब्रजेश जी, अगर दुबई डाउन हो रहा है तो भारत की उम्मीदें बढ़ती हैं, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट वहां डाइवर्ट हो रहा है, जैसे चीन में हुआ तो हमारी उम्मीदें बढ़ी। उसी प्रकार से अगर दुबई डाउन होता, मैं ये नहीं कहता हूं कि दुबई को डाउन किया जाए, लेकिन यदि वैश्विक परिवर्तन हो रहा है तो भारत अपनी रणनीति से, जिस प्रकार से आप, फिर मैं आपको जो है ले जाऊंगा आपको डावोस में यहाँ से, और आप देखिए वहां पर किस प्रकार से भारत के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है। मैं कह रहा हूं उत्तर प्रदेश बढ़े, आंध्र प्रदेश बढ़े या झारखंड बढ़े, कोई भी बड़े या देश केरल बढ़ना बढ़े, चाहिए। कहीं बढ़े, वो भारत में निवेश आकर्षित करने के ये अवसर भी हैं। यदि हमारे पास कुछ समस्याएं आ रही हैं तो ये हमारे लिए अवसर भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि आज अगर हम देखते हैं तो हमारे जो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है, इकोनॉमिक रिलेशनशिप है, हम कह सकते हैं आज अमेरिका हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे चीन हो, चाहे यूरोप हो, उनके मुकाबले आज हम बहुत अच्छी स्थिति में हैं। तो हम इन स्थितियों का तो मूल्यांकन करें ही करें, हमें अवसर भी ढूंढना चाहिए कि जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन चेंज हो रही है, जियो इकोनॉमिक सिचुएशन चेंज हो रही है, उसका हम कैसे लाभ उठा सकते हैं जी। और निश्चित सर, तौर मैं आपका पर बहुत शुक्रिया अदा करता ध्यान हूं, सर। रखिएगा कि ऑफिस का जैसे हमारे यहाँ बहुत स्कोप बढ़ रहा है, तो मुझे लगता है कि बहुत भारत धन्यवाद को सर। इसका भी लाभ उठाना चाहिए। मैं अपने सभी अतिथियों का बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप सबने अपना अपना कीमती वक्त
आज की परिचर्चा के लिए निकाला। और बहनों भाइयों, आप सबका भी शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक के बाद प्रियव्रत दीक्षित आएंगे जो बताएंगे कि ये पश्चिम एशिया और ख़ास तौर पर मिडिल ईस्ट का ये संकट कितना बड़ा, व्यापक और विश्वव्यापी होता जा रहा है कि आज ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को अपने देश में एक इमरजेंसी संबोधन करना पड़ा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने भी राष्ट्र को संबोधित किया और कल सुबह भारतीय समय के मुताबिक 6:30 बजे डोनाल्ड ट्रंप अपने देश और दुनिया भर को ईरान वार के बारे में संबोधित करने जा रहे हैं। ये क्राइसिस कोई छोटी मोटी नहीं है, बल्कि बड़ी और व्यापक रुख अख्तियार करती जा रही है। एक छोटे से ब्रेक के बाद आज दिन भर का ये पूरा ब्यौरा